बाबा अब दोबारा से गरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया माफिया जो है वो ऐसे ही मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। बस हम वेट करेंगे कि ये वाली कार्रवाई ब्रजभूषण शरण सिंह पे कब होगी, राजा भैया पे कब होगी, ठीक है, और जो दूसरे नामजद हैं ब्रजेश सिंह, उन पर कब होगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ माफिया मिट्टी में मिला देने चाहिए, लेकिन माफिया मिट्टी में वो तो भाजपा में मिल जा रहे हैं। जो भाजपा में मिल जाए, भाजपा मिट्टी है क्या? नहीं ना। तो ऐसे तो कई सारे माफिया जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। यूपी विधानसभा में 60% अभी विधायक ऐसे हैं जिन पे मुकदमे हैं, भाजपा में 70% विधायक ऐसे हैं जिन हो सकता है मुख्तार अंसारी किसी के लिए गैंगस्टर हो, किसी के लिए रॉबिन हुड हो। ठीक, देखो ये तो क्लियर है कि उनके नाम पर मुकदमे थे, ठीक, और कई मुकदमों में उन पर फैसला भी आया, सजा भी हुई। लेकिन ये भी सच है कि कहीं ना कहीं उन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट में थोड़े से काम किए हैं, लोगों के हित में काम किए हैं, जैसे शादी ब्याह कराने लोगों के, ये भी है। ठीक है, अपने इलाके के रॉबिन हुड है, तो मैं पूरी तरीके से उन्हें सही कहूँगा ऐसा नहीं है, ठीक, लेकिन वो ठीक थे। हो सकता है उनके काम करने का तरीका गलत रहा हो, और जैसा देश का एनवायरनमेंट है तो ऐसा तो होता ही है। राजा भैया भी उसी कैटेगरी के व्यक्ति हैं, लेकिन क्योंकि राजा भैया अभी बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, तो उनको कोई क्रिमिनल नहीं कहेगा। ठीक, ऐसे ही दूसरे और भी सांसद हैं, ठीक है, जो बहुत दबंग हैं। वो दबंग भी हैं, लोगों के प्रति चैरिटी भी करते हैं, लोगों के काम भी आते हैं, और दूसरे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए गुंडे भी हैं, उन पर मुकदमे भी हैं, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह है। ठीक है, और भी बहुत सारे यूपी में दबंग नेता हैं, लेकिन क्योंकि वो भाजपा में हैं तो उनको कोई गैंगस्टर नहीं कहेगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो आरोपी हैं, उन पर सजा हो जानी चाहिए, फांसी हो जाए, लेकिन कम से कम जिस तरीके से मुकदमा चल रहा है, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफा सेम कार्रवाई होनी चाहिए, अगर हो रही है तो। और जिस नज़रिए से तुम ब्रजभूषण सिंह को देखते हो, राजा सिंह को देखते हो, राजा भैया को देखते हो, उसी नज़रिए से मुख्तार अंसारी को देखना चाहिए, क्योंकि लगभग सिमिलर टाइप का ही है। रॉबिन हुड की छवि तो थी ना अपने इलाके में। लेकिन मुख्तार अंसारी एक नाम मुसलमान है, कहा जाता है मुसलमानों में कि भैया 3/3 हिस्सा दिया जाता है, कि एक गरीबों का होता है, एक रिश्तेदारों का। तो क्या वो मतलब माफिया थे, तो एक गरीबों में अगर हिस्सा बांट दिया तो क्या उनके सारे माफ हो गए? देखिए, पॉलिटिक्स का और दबंगई का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो मुसलमान थे, जहां उनका धार्मिक मामला था वो 3/3 हिस्से करें। क्राइम में 3/3 हिस्से करवाओगे क्या आप? नहीं ना। ठीक, पॉलिटिक्स में 3/3 हिस्से का, पॉलिटिक्स अलग फिलॉसफी से चलती है, ठीक है, दबंगई का अलग सिस्टम है और धार्मिक सिस्टम अलग है। इन सारी चीज़ों को मर्ज नहीं करना चाहिए। जब वो व्यक्ति धार्मिक है तो वो धार्मिक होगा, धर्म के बारे में एक हिस्सा अगर गरीबों में बांट दिया तो भैया पाप धुल जाते हैं। ऐसा तो गंगा मैया के गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, धुलते हैं क्या? नहीं ना। देखिए, गलत का कोई तोड़ नहीं है, गलत गलत होता है, चाहे कोई भी करे वो। लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकार और मीडिया के प्रोपेगेंडे की बात कर रहा हूँ। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि मुख्तार अंसारी ने जीवन में गलत नहीं किया होगा, लेकिन मीडिया जो छवि रिप्रेजेंट करना चाहती थी, वहाँ की पब्लिक ने, ठीक है, वहाँ के लोगों ने मीडिया के उस सपने को तोड़ दिया। और जो योगी सरकार उनके ऊपर आरोप सिद्ध करा, उनको एक जैसे अतीक अहमद के ऊपर था आरोप कि गैंगस्टर था, माफिया था, गुर्गे थे, ये था, वो था, उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी उसी तराजू में तोलने की कोशिश करी। लेकिन वहाँ की पब्लिक ने, गाजीपुर के थे ना, गाजीपुर के लोगों ने साबित कर दिया कि भैया ये सब क्या है, प्रोपेगेंडा है। गाजीपुर मऊ का जो इलाका है, जो इतनी भीड़ आई उनकी जनाजे में, तो देखो गैंगस्टर हो सकते हैं भैया, मुकदमा भी था, है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों के प्रति चैरिटी का काम नहीं किया। तो भाई जैसे वो हैं वैसे यूपी के अंदर राजा भैया हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, और भी बड़े बड़े हैं, तिवारी हाथा के नाम से है, जिन पर सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं और वो लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए काम भी करते हैं। तो जिस नज़रिए से आप यूपी में राजा भैया को देख रहे हो, उसी नज़रिए से मुख्तार अंसारी को भी देखो। ठीक है, मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट अपना काम करेगा, न्यायालय अपना काम करेगा, कानून व्यवस्था अपना काम करेगा, लेकिन सरकारों को इसमें पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। रहबर और मसीहा थे वो भाई, जिनके काम आए उनके तो रहबर और मसीहा थे ही ना। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए भैया डॉन भी थे वो, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, अभी देखा आपने बयान दिया है, लोकसभा चुनाव है, इससे पहले अतीक अहमद हो, शाहबुद्दीन हो, और अब ये मुख्तार अंसारी। रमज़ान का टाइम था, सबको सफाया किया जा रहा है, और अब दोबारा से गरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया माफिया जो है वो ऐसे ही मिट्टी में मिला दिए जाएंगे।
ठीक है, अच्छी बात है। बस हम वेट करेंगे कि ये वाली कार्रवाई ब्रजभूषण शरण सिंह पे कब होगी, राजा भैया पे कब होगी, ठीक है, और जो दूसरे नामजद हैं ब्रजेश सिंह, उन पर कब होगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ माफिया मिट्टी में मिला देने चाहिए, लेकिन माफिया मिट्टी में वो तो भाजपा में मिल जा रहे हैं। जो भाजपा में मिल जाए, भाजपा मिट्टी है क्या? नहीं ना। तो ऐसे तो कई सारे माफिया जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। यूपी विधानसभा में 60% अभी विधायक ऐसे हैं जिन पर मुकदमे हैं, भाजपा में 70% विधायक ऐसे हैं जिन पर मुकदमे हैं। बताओ कौन है, कौन कौन है? बहुत सारे हैं। आप रिपोर्ट एक आदि का नाम बता दीजिए। बता तो दिया मैंने। इसमें राजा भैया नहीं है क्या? ब्रजेश सिंह नहीं है, ठीक है, ब्रजभूषण नहीं है। ब्रजेश सिंह को भी एक मसीहा के रूप में देखते हैं, एक तबका जो है। बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूँ। मैं राजा भैया ने बहुत लोगों की, बहुत लड़कियों की शादी नहीं हुई, उन्होंने चैरिटी करी है। भाई मुख्तार अंसारी ने भी वही काम किए हैं। बहुत लोगों के घर में छत नहीं थी, भाई राजा भैया ने चैरिटी करी है, मुख्तार अंसारी ने भी करी है। तो एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन राजा भैया की इमेज कुछ और बना रखी है, मुख्तार अंसारी की इमेज कुछ और बना रखी है। अरे अपराधी हैं तो दोनों अपराधी हैं, रॉबिन हुड हैं तो दोनों रॉबिन हुड हैं, अगर नेता हैं तो दोनों नेता हैं। भैया ये भी विधायक था, वो भी विधायक है। तो दो तरह का दोहरा मापदंड क्यों है? और ये मीडिया अलग तरीके से प्रोपेगेंडा क्यों चला रही है? मैं कह रहा हूँ एक तरीके से बोलो, जब मुख्तार अंसारी की बात हो तो इस देश की मीडिया की औकात राजा भैया की बात करने की क्यों नहीं हो रही, ब्रजभूषण की बात करने की क्यों नहीं हो रही? और योगी जी की बात वही है, ब्रजभूषण के ऊपर क्यों नहीं कह रहे वो? मतलब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो वो अपराध मुक्त हो गया क्या? नहीं ना। अभी अच्छा एक डेट का खेल चल रहा है। 21 तारीख को गिरफ्तारी होती है केजरीवाल जी की, 22 को इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है वो खुलासा होना होता है और जो है लोगों के सामने रखनी होती है, और 28 को ये हो जाता है, मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। इस सब को कैसे देखते हैं? देखिए, तो मोदी जी शुरू से करते हैं कि जब तक तुम पिछला तमाशा समझोगे वो अगला तमाशा खड़ा कर देंगे। ये तो मोदी जी की समझने के लिए पॉलिसी है। तमाशा खड़ा। ठीक है, मोदी जी इस काम में माहिर है। ठीक है, जब तक तुम नोटबंदी समझ पाए थे, उस पर बहस चली रही थी। मोदी जी ने कहा था मैंने 50 दिन मांगे हैं भाइयों बहनों आपसे, 50वें दिन मेरे से कोई गलती निकल जाए 50 दिनों के बाद, तो जिस चौराहे पे बोलोगे उस चौराहे पे आऊँगा। एक दिन भाषण देने नहीं आए थे, उसके बाद चौराहा तो दूर की बात है कि भाई अब नहीं हो रहा। फिर उसके बाद आ गई जीएसटी, ठीक, तुम फिर जीएसटी समझो। फिर उसके बाद आ गया कोरोना। मतलब नई नई चीज़ें, नई नई स्थिति आ रही है। ठीक, तो मोदी जी जब तक तुम पिछला तमाशा समझो कि कोई ना कोई घटना ऐसी घट ही जाती है कि आदमी अगली घटना में, अगली चीज़ों में इंगेज हो जाता है। लेकिन अब देखिए गठबंधन की सरकार में अभी आपने कल ही देखा, गौरव वल्लभ सनातन पे नाराज हो गए, चले गए वहाँ पर। धीरे धीरे पार्टी टूटती जा रही है। फिर विजेंद्र सिंह है, वो भी चले गए। देखो, इसके लिए कांग्रेस के लिए 4 लाइनें याद आती हैं मुझे। कुछ ऐसी कातिलाना निगाहों में ढल गए, अरमान आरजू के जनाजे निकल गए। कुछ ऐसी कातिलाना निगाहों में ढल गए, अरमान आरजू के जनाजे निकल गए, और किस्मत फिरी तो फिर गए सब दोस्त इस तरह, देखा हमें जो दूर से रास्ता बदल गए। गौरव वल्लभ हो, विजेंद्र सिंह हो, या और भी जितने लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख चाहते हैं, सिर्फ सत्ता का सुख चाहते हैं और कुछ नहीं। भाई तुम ऐसी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे जो सत्ता में नहीं है? अगर तुम्हारे मोरल और एथिक्स इतने ऊपर हैं, क्या दूसरी पार्टियां नहीं बची देश के अंदर? या तुम्हारे मोरल सत्ताधारी पार्टियों के साथ ही मिलते हैं? अगर वास्तव में कांग्रेस सनातन विरोधी है तो ऐसी और भी कई पार्टियां थी जो सनातन के पक्ष में थी। राम मंदिर, गौरव वल्लभ ने कहा था ना कि राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया। मैं कह रहा हूँ बीजेपी क्यों ज्वाइन करी? अपना दल ज्वाइन कर लो, ठीक है, और दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लो। नहीं, सनातन के लिए वो समय समय पे नोटिस देते रहे थे, लेकिन जो है पार्टी सुन नहीं रही थी कांग्रेस। उन्होंने कहा कि इसीलिए हम नाराज हो गए। पार्टी संवैधानिक होती है या धार्मिक? ये बताइए मुझे। अब उनके सनातन को ठेस पहुंच रही है। पार्टी की लाइन देश में पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो संवैधानिक लाइन पर ही अपने मत को बदलना चाहिए ना उसे। देश में राजनीतिक सिस्टम जो होता है वो संविधान के तहत चलता है, ठीक है। देश में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस शासन की बात करेंगे? भाई देश में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो अगर किसी पार्टी को छोड़ना और पकड़ना है तो एथिक्स क्या होने चाहिए? देश के नागरिकों के अधिकार, देश के मूल्य, ठीक है, संविधान के मूल्यों के आधार पर कोई पार्टी छोड़े तो समझ में आता है। किसी ने धार्मिक रीजन वजह दी है तो कुछ नहीं है, वो मीडिया को भी गुमराह कर रहा है, अपने समर्थकों को भी गुमराह कर रहा है। धर्म तो लोगों को चाहिए ना, देख नहीं रहे कि तमाम जो है मीडिया चैनल, तमाम पार्टी भाजपा की धर्म के लिए बता रही है कि भैया तुम खतरे में हो, अगर इस पार्टी को वोट दोगे तो बचे रहोगे, नौकरियां मिलेंगी, किसान को रोजगार मिलेगा, किसान बचेंगे। देखिए गौरव वल्लभ का एक फोटो दिखाओ जो वो राम मंदिर दर्शन पे गए हो। कांग्रेस ने रोक दिया। व्यक्तिगत तो स्वतंत्र थे, क्यों नहीं गए राम मंदिर?
कोई एक वीडियो दिखाओ जिसमें वो शंकराचार्यों से मिले हों, कोई एक वीडियो दिखाओ जिसमें वो मंदिरों के दर्शन करते पाए गए हों। पार्टी की दुविधा होगी उनके सामने, हैं? पार्टी की दुविधा 3 महीने से पार्टी से कटे हुए हैं, ठीक है, 3 महीने से तुम अलग हो पार्टी से। चलो अब हो गया तो पहले मंदिर के दर्शन कर लेते, उसके बाद भाजपा ज्वाइन कर लेते तो समझ में आता तुम धार्मिक हो। तो सब पॉलिटिकल एजेंडा है। करके राहुल जी को धोखा दे रहे हैं। देखिए अकेले खड़े हैं मैदान में, क्या कर पाएंगे? सत्ता जमीन हिलती हुई नजर आ रही है। अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाले लोग वो कभी कांग्रेस के थे ही नहीं, सच्चाई है, ठीक है। और कांग्रेस भाई ऐसे लोग होने ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे लोग जो पार्टी बदल के जाते हैं जनता को तो उनको वोट देना ही नहीं चाहिए, किसी भी बदल के हों वो। कभी ट्रिलियन पे उन्होंने सवाल किया था, आपने देखा होगा गौरव वल्लभ को, संबित पात्रा कितने जीरो होते हैं हाँ, ट्रिलियन में। और बोल आज हाँ तो देखो ना, पहले जब वो बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे जब भाजपा के विरोध में थे, जब बात कर रहे थे देश के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे जब भाजपा के विरोध में थे, जब भाजपा के विरोध में थे वो देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे। और भाजपा ज्वाइन करते क्या कह रहे हैं? सनातन समर्थक हूँ मैं। समझ रहे हो तुम? तो भाई किसके मन में क्या चल रहा है? तो सत्ता का सुख चाहिए चाहे कैसे चाहिए, कैसे अभी मिले। केजरीवाल पे बात करते भ्रष्टाचार, आप बैनर देख रहे होंगे 5-5 मिनट की दूरी पे 10-10 बैनर लगे हुए हैं कि वो कहते थे भ्रष्टाचार को भगाएंगे, बचाएंगे। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ मोदी जी का लग रहा है कि हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को भगाएंगे। हाँ बिल्कुल, मोदी जी जब हेमंत बिस्वा शर्मा को पार्टी ज्वाइन कराएंगे तो भ्रष्टाचार को भगाएंगे, जब नारायण राणे को पार्टी ज्वाइन करवाएंगे तो भ्रष्टाचार को भगाएंगे, छगन भुजबल को पार्टी में सम्मिलित कराएंगे जिस पर हजारों करोड़ का घोटाला है, ठीक है, तो भ्रष्टाचार को भगाएंगे। ले इतने भ्रष्टाचारी बीजेपी में आए, कौन सा भगाया है जी? भगाना ये होता है कि बीजेपी ज्वाइन करा लो। तो बीजेपी क्या मतलब पाप धो रही है या फिर भ्रष्टाचार मुक्त कर दे रही है लोगों को? देखो हमारे देश में एक सिस्टम चला आया जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सत्ता वो करेगा ऐस, ठीक। तो भैया भ्रष्टाचार वो क्या, जो सत्ता में करप्शन कौन कर सकता है? जिसके हाथ में पावर है, टेंडर पास करने की पावर किसके हाथ में? जो सत्ता में, और सत्ता में भाजपा है। भाई जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं, कांग्रेस तो हारी हराई पार्टी है, 50-54 सांसद उसके अपने, ठीक। अब उसमें ना उसके पास कोई मंत्रालय, ना कोई मिनिस्ट्री, ना वो कोई टेंडर पास करती, क्या क्या करप्शन निकालेगी भाई? वो जो सत्ता में होगा वही करप्शन करेगा ना। और इतने 10 सालों के कार्यकाल में सीबीआई का छापा एक भी भाजपा नेता पे नहीं पड़ा, ईडी का छापा एक भी भाजपा नेता पे नहीं पड़ा, जबकि हर डिपार्टमेंट भाजपा के पास है, लेकिन करप्शन दूसरी पार्टी वाले कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कर भी रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वहाँ 10 छापे पड़े हैं, भाजपा में एक छापा तो पड़ना चाहिए। और छोड़ो छापा, जिस पर भाजपा ने खुद आरोप लगाया, अमित शाह ने खुद कहा था हेमंत बिस्वा शर्मा करप्ट हैं, येदियुरप्पा करप्ट हैं, ठीक है, छगन भुजबल करप्ट हैं, ठीक है, नारायण राणे करप्ट हैं, अजित पवार करप्ट हैं। जब ये सारे करप्टेड लोग थे दूसरी पार्टी में तब तक करप्ट थे, जब बीजेपी ज्वाइन कर ली धुले हो गए। तो ये कौन सा भ्रष्टाचार मिटा दिया मोदी जी ने? और मैं बताऊं, जब तक सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ें खुल नहीं सकती। कह रहे कि भैया जांच तो चली रही है उन नेताओं पे। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड की चल रही है जांच, चल रही है कि नहीं चल रही? एक ऐसी कंपनी अभी कह रहे थे, तुम नाम ढूंढ रहे थे कि अडानी अंबानी का नाम नहीं आया, कोई कंपनी भाई अंबानी की थी नहीं जिसने चंदा दिया। तो तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा करोड़पति अरबपति, ठीक, वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि अपनी कंपनी से डायरेक्ट चंदा देगा? एक कंपनी ऐसी थी जिसका महीने साल का टर्नओवर था 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट, और उसने 100 करोड़ का 1.5 करोड़ और उसने 100 करोड़ का चंदा दे दिया, ठीक। 1.5 करोड़ प्रॉफिट कमाने वाली 100 करोड़ का चंदा दे रही है, ठीक है। तो वो कौन सी कंपनी है? वो सेल कंपनी है, सेल कंपनी तो है। और किसकी हो सकती है वो? ठीक है, समझ रहे हो ना, देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों की होगी। तो भैया इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच हो जाए, पीएम केयर फंड की जांच हो जाए, और मैं कह रहा हूँ जांच हो सुप्रीम कोर्ट से, और वो भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच करे, तब बात करेंगे कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ निकलती हैं। अच्छा, ये जो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेके जो अभी बात हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, तो क्या लग रहा है, नींव हिली हुई लग रही है भाजपा की, या मोदी जी डर गए हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर किसी पर एलिगेशन लग जाए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे कोई सी पार्टी की हो, इतनी नैतिकता देश में बचा के रखो कि तुम पे इल्ज़ाम लग जाए और तुम इस्तीफा दे दो, ठीक। पहली बात तो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे वो कोई भी नेता हो, अगर आज अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया होता तो कम से कम वो भाजपा को ये बोलने लायक होते कि तुम्हारे ब्रजभूषण पे आरोप लगा था, तुमने इस्तीफा क्यों नहीं दिलाया? हमने तो आरोप लगते इस्तीफा दिलवा दिया जी, ठीक है। तो भैया जैसी वो है वैसी वो कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ही हो रही है। हालांकि गलत है गिरफ्तारी, ऐसी गिरफ्तारी नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर आरोप लग गया, जांच हो गई, ठीक है, ये क्यों है केजरीवाल जेल में या दूसरे लोग छूट क्यों नहीं रहे? ये कानून का एक प्रोविज़न है,
जिसमें जब तक ईडी डिफेंड नहीं करेगी, मतलब अगर ईडी खुद अपोज ना करे बेल को तो वो बेल मिल सकती है, और बीडी ने अपोज कर दिया तो बेल नहीं मिलेगी। कानून में बदलाव केंद्र सरकार ने किए थे ये, इस कारण से केजरीवाल छूट नहीं रहे, ठीक। लेकिन गलत है, बड़े बड़े लोग जब सरकारों से टकराते हैं, सरकारों से सवाल पूछते हैं, वो लोग जो देश के लिए चिंतन करते हैं, ठीक, चाहे उनमें उनका अपना स्वार्थ छुपा हो, मैं नहीं मानता कि केजरीवाल का अपना स्वार्थ नहीं होगा, लेकिन लोगों को ये समझना है कि उनका अपना स्वार्थ कितना है और जनता का स्वार्थ